नमस्कार। चुनाव है तो सर्वे भी है, और सर्वे है तो फिर कुछ पार्टियों के और लोगों के दिल भी धड़कते होंगे। और आजकल दिल धड़कने की बारी दो राज्यों को, हम लोगों को जो खास तौर से नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनको बहुत समझ में आती है। वो है राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश। यूं तो आप बात करेंगे तो फिर उत्तराखंड भी उसी हिस्से में आता है जहां पर रोचकता बनी हुई है। गोवा और मणिपुर में भी चुनाव होने हैं। लेकिन अभी हाल ही में क्या, कल ही जो है, एबीपी न्यूज पर सी वोटर्स ने बदलती हुई स्थितियों को देखते हुए चुनाव के सर्वे किए हैं। और वो सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है, खासतौर पर पंजाब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बीच में जब पिछला सर्वे हुआ था और इस बीच में अमरिंदर सिंह उसमें पहले कांग्रेस में थे, अभी अधिकृत रूप से वहां से निकले, हटे बैठे नहीं है, लेकिन उन्होंने कह ही दिया है कि अब ये कांग्रेस उनके हिस्से की चाय नहीं है, उनका कप नहीं है वहां पर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। लेकिन अब वो कांग्रेस से उनका लेना देना नहीं, और हमले भी उनके शुरू हो गए। तो ऐसी स्थिति के बाद पंजाब में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन कितने बदले, कैसे बदले हैं, ये हमें हमारे देश में सी वोटर्स के संस्थापक यशवंत देशमुख से ज्यादा अच्छे तरीके से कौन बता सकता है। यशवंत देशमुख जी लगभग 3 दशक से ज्यादा से इस विधा के विज्ञानी माने जाते हैं। और इस कारण इनसे ही इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बहुत बहुत आभार यशवंत जी आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब किसी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। ये जो सर्वे था ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि इसमें कई चरित्र बदले हुए नजर आ रहे थे, कई अगर मगर थे। और उस अगर मगर को खास तौर से हम पंजाब की अगर बात करें, क्योंकि पंजाब में थोड़ा मामला बदला, यूपी में उतना नहीं बदला। यूपी में जैसी लड़ाई चल रही थी वैसी चल रही है। तो पंजाब में जो हुआ है कि एक नया चरित्र एकदम से चन्नी आ गए हैं, तो वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ा पीछे हो गए, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अमरिंदर सिंह से पद हट गया और वो बागी तेवर में आ गए। लेकिन इससे किसके गणित बिगड़ते हैं, किसका गणित सत्ता है? क्या आपका गणित सत्ता हुआ नजर आ रहा है? क्या अकाली दल और बसपा का गणित सत्ता हुआ नजर आ रहा है? और दूसरा जो रोचक और किनारे खड़ा हुआ खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सरकार चला रहा है, तो उसकी भी क्या रूप होती है, ये सब देखना बड़ा रोचक रहेगा। आपको अगर कहा जाए तो मतलब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा? देखिए, एक जैसे अकुल जी वो अपने बोलते हैं ना, कंप्यूटर में रीबूट का बटन दबा देना तो जी। सब कुछ बंद हो जाता है और पूरा कंप्यूटर नया शुरू हो जाता है। तो चन्नी जी का एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसने पंजाब में रीबूट का बटन दबा दिया है। और रीबूट का बटन ऐसा दबाया है कि सारे इक्वेशन बिगड़ गए हैं, जितने प्रोग्राम खुले हुए थे सारे प्रोग्राम बंद हो गए हैं और बिल्कुल नए सिरे के अलाइनमेंट चल रहे हैं। आप चूंकि हम्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी बहुत ध्यान से देखते रहे हैं, अच्छे से समझते हैं, तो मैं वहां का उदाहरण देखते हुए इसको कहना चाहूंगा कि दरअसल चन्नी साहब का बनना ये पंजाब का मायावती मूवमेंट है। जो आपको याद होगा 96 में, जब 95-96 में, जी जी मिड 90s में मायावती को बनाया गया, और जी। मायावती के मुख्यमंत्री बनते ही मायावती जैसे पूरे दलित मतदाताओं के लिए एक पावर सिंबल बन गए और उनके लिए हम्म। एक ठौर हो गया कि हमारा नेता यानी मायावती। मुझे लगता है कि पंजाब की राजनीति में ये मायावती मूवमेंट है चन्नी जी का बनना, क्योंकि एकाएक जो पंजाब को समझते हैं वो जानते हैं, और नहीं जिनको पता है उनको हम बता दें कि लगभग लगभग 32%। हाँ, मतलब आप ये समझिए हर तीसरा मतदाता पंजाब में दलित है। लोग पंजाब को केवल सिख राजनीति के दायरे में देखते हैं, वो नहीं समझ पाते कि लगभग 35-36% जो है वो मामला वहां पे दलित मतदाताओं का है। ऐसे में चन्नी साहब ने एक ऐसी राजनीति, उनका बनाना एक ऐसी राजनीति को जन्म दे गया है जिस ओर अभी तक पंजाब में किसी ने देखा ही नहीं था। और ऑल ऑफ ए सडन एक पंजाब में दलितों को रैलिंग पॉइंट मिल गया, और इस रैलिंग पॉइंट के चक्कर में क्या हुआ कि सबके इक्वेशन बिगड़ गए, सबने रिबूट बटन दब गया। अब देखिए इक्वेशन कैसे बिगड़े। अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ में टाई अप किया, ये सोच के कि दलित मतदाता उनको मिलेंगे। जिनको नहीं पता उनको हम बता दें कि भाई बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे काशीराम, वो पंजाब से ही थे, वहां के दलित सिख परिवार से ही आते थे, और उन्होंने बिल्कुल। होशियारपुर से चुनाव लड़ा
मतलब उनका पहला चुनाव वो पंजाब से ही उन्होंने लड़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पंजाब की राजनीति में बीएसपी की अपनी एक पहचान और पकड़ थी। और चन्नी अकालियों भी के उसी समुदाय से आते हैं, चन्नी जी, भी उसी चन्नी भी समुदाय उसी से, समुदाय से आते हैं, एग्जैक्टली, काशीराम वाले वो, एग्जैक्टली। तो तो राम वहां दसिया। पे रामदसिया उससे, एग्जैक्टली। तो अब क्या हुआ कि जो अकालियों को लग रहा था कि बीएसपी के साथ में टाई अप करके उनको दलितों का फायदा होगा, मेरे ख्याल से वो तो ठुस हो गया। वो ठुस इसलिए हो गया क्योंकि आप किसी पार्टी से करेंगे, कोई मिनिस्टर बनाएंगे, उनको अपना हीरो मिल गया। दलितों को जब हीरो मिल गया तो वोट क्यों बर्बाद करेंगे? तो पहला तो इक्वेशन अकालियों को खराब हुआ। और अब अकाली जितनी भी सीटें बीएसपी के हिस्से में छोड़ेंगे वो दरअसल केवल और केवल कांग्रेस को गिफ्ट की तरह जाएंगी। उनको बीएसपी का जीतना इस समय पंजाब में लगभग असंभव हो जाए। तो एक तो इक्वेशन वो बिगड़ गया। दूसरा इक्वेशन जट राजनीति का बिगड़ा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी का इक्वेशन बिगड़ा, क्योंकि बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को भी जो है वो दलित मतदाता पंजाब में जा रहे थे। तो आम आदमी पार्टी और अकाली, इन दोनों के दलित मतदाता अब पूरी तरह लाइन लगा करके कांग्रेस के पीछे खड़े। इसीलिए चन्नी साहब जो पिछले महीने 1% रेटिंग पे थे हमारे सर्वे में, वो 20% से ऊपर हो गए केवल एक महीने के अंदर। आप अंदाजा समझ सकते हैं, इतनी लंबी छलांग रेटिंग में बड़ी कम देखने को मिलती है। हम लोगों को सर्वे में इस तरह से देखने को नहीं मिलता। उसका कारण भी है कि जो लोग सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई से बिल्कुल परेशान थे, कांग्रेस के समर्थक, उनको एकाएक हीरो मिल गया कि भाई इसको छोड़ो, इनके पीछे लगो, मतलब ना ये ना वो, यही बेहतर है। तो सिद्धू साहब की रेटिंग 10% गिर गई, अमरिंदर साहब की रेटिंग 10% गिर गई, और एकाएक चन्नी साहब की रेटिंग 20% बढ़ गई। तो ये एक तो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक था, इसमें कोई कहने में शक नहीं। अब इस मास्टर स्ट्रोक में लेकिन जो पेच फंसा है, जो दिक्कत आ रही है, वो ये कि जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती बन भले ही मिड-90s में गई थी, उनको 10 साल लग गए 2007 तक जी, कि वो ब्राह्मणों को साथ में लेके आए और सत्ता में आए। सेम वही यहाँ पंजाब में हो रहा है। चन्नी साहब बन तो गए, लेकिन जट सिख जो कि वहां के मूल राजनीतिक स्रोत रहे हैं, अभी तक दूरी रहे हैं, उनके बीच में भगदड़ मच गई। तो दलित आए हैं कांग्रेस की ओर, लेकिन कांग्रेस से जट सिख जा रहे हैं, और वो जट सिख जो है दो तरफ जा रहे हैं बटके, एक आम आदमी पार्टी की तरफ और एक अकालियों की तरफ। तो क्या हो रहा है, इस पूरे उसमें गडमड हो गया। अच्छा, आप अगर सर्वे के वोट शेयर के नंबर देखेंगे तो आप कहेंगे यशवंत जी पिछले महीने और इस महीने में लगभग सारे लोग वहीं खड़े, कोई अंतर ही नहीं पड़ा। वोट शेयर के मामले में 1-8% बस ऊपर नीचे हुआ है। जो आपने आम आदमी पार्टी के लिए किया था वो भी वही है, कांग्रेस भी वही है, अकाली भी वही है, बीजेपी भी वही है। तो अंतर क्या पड़ा? अंतर यह पड़ा है कि ऊपर से देखने में ये भले ही लहर शांत दिख रही हो कि सब बराबर है, नीचे सब बदल गया। जो कांग्रेस के पास में दलित नहीं थे, वो दलित खींच के कांग्रेस के पास आ गए हैं, लेकिन दलितों के आने के चक्कर में रिएक्शन में जट सिख भाग गए हैं। तो खोया पाया वाला हिसाब ये 3 प्रमुख पार्टियों के बीच में बटा है। ऐसे में चौथी पार्टी का जो आपने नाम लिया, जो दूर खड़ी जमालो है, जिसका अभी पंजाब में ना 3 में है ना 13 में, वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः पंजाब में हिंदू मतदाताओं की पार्टी रही है। समस्या यहीं पे अटका है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ने एक ब्लंडर किया। कांग्रेस को किसी भी तरीके से सुनील जाखड़ को अगर वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दे देते तो इस समय कांग्रेस नंबर 1 की रेस में बहुत स्पीड में आगे बढ़ी। लेकिन सुनील जाखड़ के नाराज होना और कांग्रेस से नाराजगी जो है, उस चक्कर में जो सही साहब को जो उन्होंने डेप्यूटी सीएम बनाया, वो कोई हिंदू तबके के नेता नहीं माने जाते, वो एक सीट के नेता है। तो उस नाते से अभी वहां पर किंग मेकर जो है पंजाब में, एक तरह से जिसे कहे तुरुप का इक्का, अब हिंदू वोटों की राजनीति होने वाली है। और हिंदू वोट जिसको पड़ेगा वो किंग मेकर की तरह से उस तरफ जाएगा। हिंदू वोट अगर अकालियों को पड़ गया तो अकाली आगे जाएंगे, हिंदू वोट अगर आम आदमी पार्टी को पड़ा तो आम आदमी पार्टी आगे हो जाएगी, और हिंदू वोट अगर कांग्रेस के साथ में खड़ा रहा तो दलित और हिंदू मतदाताओं के साथ में कांग्रेस फिर से सत्ता में आने की ख्वाब देख सकती है। इसलिए ये बड़ी विचित्र स्थिति है पंजाब की राजनीति में, जहां पे एक तो दलित मुख्यमंत्री बन गया और अब ऐसा लग रहा है कि किंग मेकर हिंदू वोट हो जाएगा। यानी 2 ऐसे वोट जो कि पंजाब की राजनीति पे हाशिए में रहते थे, वो दोनों पंजाब की राजनीति के मेन स्ट्रीम में आ गए। जी, आपने कहा मास्टर स्ट्रोक था, और मास्टर स्ट्रोक जब क्रिकेट की भाषा में, और सिद्धू जब वहां बैठे ही है तो उस भाषा में कहा जाता है, तो लेकिन उसमें खतरे बहुत होते हैं। बाउंड्री पे कैच होना बहुत आसान सा हो जाता है,
लोग कह तो ये रहे कि राहुल गांधी के पुराने परिचित थे चन्नी 15-20 सालों से, और फिर उसी वजह से उनको इसका इनाम मिला। लेकिन उस वजह से बहुत सारे खतरे हैं। बाउंड्री पे जटसिक खड़े हुए हैं, बाउंड्री पे हिंदू खड़ा हुआ है, बाउंड्री पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो आउट करा देते हैं कि उनको अंदर बढ़िया स्कोर पे ले जाते हैं, ये एक अलग देखना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें अब कितने करेक्शन के संभावनाएं हैं? मतलब और इसमें विलेन क्या अमरिंदर सिंह होंगे? अमरिंदर सिंह कितने बड़े विलेन साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? और अगर किसी के विलेन होंगे तो तय बात है कि किसी को हीरोइन दिलाएंगे, किसी का मतलब विवाह कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बड़े बुजुर्ग की भूमिका में नजर आएंगे। तो क्या होगा? देखिए, आपने सिद्धू साहब की बात की, क्रिकेट की एनालॉजी में कहें तो वो अपने हिसाब से छक्का मारने के लिए आगे बढ़े, बाउंड्री पे कैच हो जाते तो भी चल, कोई बात नहीं, छक्का पड़ जाता वो भी कोई बात नहीं। अब ये छक्का गया कि कैच गया, ये तो दूर की बात है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि वो छक्का मारने के चक्कर में अपना बैलेंस खो बैठे और हिट विकेट हो गए, अपने ही स्टंप पे गिर पड़े भरभराट। और जिसे एक अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग द ब्लफ, ब्लफ कॉल कर देना, कोई और कर दे वो तो समझ में आता है, कोई अपने ब्लफ को खुद ही कॉल कर दे, ये पहली बार मैं देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस पूरी राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है, किसी का स्टॉक गिरा है अभी फिलहाल, तो नवजोत सिंह सिद्धू का गिरा, क्योंकि अमरिंदर साहब तो अपनी पारी खेल चुके हैं। देखिए, उनके पास में अब होने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, वो अमित शाह से मिल गए, अब वो अपनी पार्टी बनाएंगे बीजेपी की पैसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं होने वाली, ना तो उनको अपनी रिसोर्सेस की कमी होगी ना कैंडिडेट्स की। क्योंकि आप ये समझिए, कांग्रेस, अकाली, आम आदमी पार्टी जिसका जिसका टिकट काटेगी, उन सब के पास सिद्धू जी की, उनके अमरिंदर सिंह की पार्टी पे टिकट लेने का पूरा मौका है, पूरे रिसोर्सेस के साथ में। तो अमरिंदर सिंह ये एक ऐसे विचित्र चीज हो गए पंजाब की राजनीति में, जिन्होंने अपनी पारी खेल ली है। अब उनको जीतने का कोई वो सुकून वो होना हो, लेकिन वो केवल और केवल हराने के लिए भगदड़ मचाएंगे। और वो हराते समय किसको हराएंगे ये भी अभी पता नहीं, क्योंकि किसके कैंडिडेट में कहां वो कितना जोर लगाएंगे। लेकिन बड़ा नुकसान हो सकता है कि इसमें कांग्रेस का ही हो, क्योंकि आज रेटिंग उनकी जो 17-18% थी वो घट के 7% पे आ गई। 7% भी इंडिविजुअल रेटिंग होना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अगर 7% का आधा भी वोट वो अपनी पार्टी में ले जाते हैं, 3.5%, तो भी 3.5% का वोट बहुत बड़ा होता है तितरफा चौतरफा मुकाबले में। ऐसी सीटें सोचिए जहां पर कांग्रेस 1-2% से हारेगी और अमरिंदर सिंह वहां 3-4% वोट पोल कर जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए एक तुरुप का इक्का चन्नी साहब तो है, लेकिन कांग्रेस के उस पूरे गुब्बारे में सुई बुकोने के लिए दो लोग खड़े हैं, मतलब केवल अमरिंदर सिंह नहीं। एक तो आत्मघाती दस्ता उनके पास में सिद्धू जी के नाम का है ही है, वो कहाँ फट जाएंगे, कैसे फट जाएंगे किसी को पता नहीं। दूसरा रहे सहे हो गए कि भाई ये तो लेके ही गंगा जल लेके निकले हैं हाथ में, कि कहीं से भी खड़े हो सिद्धू हम मरवाएंगे। उनकी लड़ाई सिद्धू से ज्यादा है, कांग्रेस से कम है। लेकिन वो अंत में जब डंडा घुमाएंगे तो उस लट्ठ में किसके सर पे पड़ेगा, अमरिंदर सिंह की लट्ठ में कौन कौन कहाँ धराशायी होगा वो भी देखना होगा। तो दरअसल बहुत सारे इक्वेशंस पंजाब की राजनीति में ऐसे हो गए हैं, मथनी से जैसे मथ गया है पूरा। अब मक्खन किसका निकलेगा ये तो समय बता, मक्खन किसका निकलेगा ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन इस मक्खन मथा जो जाएगा, अगर एरिया देखा जाए तो वो जो आपने देखा होगा पंजाब में, अब कोई घड़े में मथनी नहीं होती वहां, तो अब जो है वो वॉशिंग मशीन में मक्खन मथा जाता है। तो वो वॉशिंग मशीन में पावर कितनी लगती है और किस एरिया की पावर बढ़िया, जहां बिजली आती हो, आजकल बिजली का भी संकट है, तो मालवा की बिजली बढ़िया तरीके से लगेगी या माझा की लगेगी या द्वाबा की लगेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या किसका बल फ्यूज होगा, किस खासतौर से जैसे मालवा है, मालवा के इलाके में जट सिंह बहुत हैं और वो बहुत काम करने में, और उनकी ऊर्जा कहाँ जाएगी? क्या वो ऊर्जा आम आदमी पार्टी में जाएगी? क्या वो ऊर्जा अकाली दल को, जिसको बहुत लोग अभी मानते नहीं, मेरा मानना है, अभी भी मानना है कि अकाली दल को आप बहुत नॉन प्लेयर नहीं मान सकते, चाहे कैसी भी स्थिति हो। वो एक पिंडों का वोट बैंक उसके पास रहता ही रहता है। आपको क्या लगता है कि अकाली दल
को इस टूट फूट से थोड़ा फायदा होगा, या आम आदमी पार्टी एक बड़ा थोक में पूरा मक्खन ऊपर वाला लेकर के निकल जाएगी, किनारे आगे बढ़ जाएगी? देखिए, कठिन है इस सवाल का जवाब अभी, क्योंकि आंकड़ों में भले ही आम आदमी पार्टी आगे दिखती हो, लेकिन आंकड़ों में 5 साल पहले भी आगे दिखती। तो सर्वे में आगे आना और एक्चुअल फील्ड में आगे आने में अंतर यह पड़ता है कि वोट डालने वाले दिन कौन वोट डालने जाता है, और आप अपने समर्थकों को कितना आप एंथूज कर पाते हैं कि वो एक्चुअली में जाकर के वोट डाल के हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा सरदर्द उनके पास में चेहरा नहीं होना, ये बहुत बड़ा सिरदर्द। बिना चेहरे के किसी भी राज्य में जीत, ये थोड़ा सा टेढ़ा है मामला, क्योंकि दिल्ली में भी देखिए बिना चेहरे के नहीं गए थे, वहां अरविंद केजरीवाल का चेहरा था, इसलिए वो जीते। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हैं आप, बीजेपी देखिए ना कितने स्टेट्स में बिना, गलत है, क्योंकि वहां मोदी का चेहरा था। लोगों ने अलग अलग राज्यों में जब बीजेपी की सरकारें बनवाई तो मोदी के चेहरे पे बनाई, ऐसा नहीं था कि बीजेपी के पास में चेहरा नहीं था। इंदिरा जी के समय में कांग्रेस के पास में चेहरा हुआ करता था, जीती थी कांग्रेस राज्यों में, भले ही कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा ना हो। तो सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल उस कैटेगरी में पहुंच गए कि वो अपने चेहरे पे दूसरे राज्यों के चुनाव जिता पाए? मुझे उसमें अभी संदेह है, उनको कोई ना कोई चेहरा आगे पीछे निकाल करके देना पड़ेगा। अब रही बात अकाली दल की, अकाली दल को कोई भी कमतर आंके तो मेरे ख्याल से वो मूर्ख होगा। मैं अपने को उस श्रेणी में रखता हूं कि मैं अगर अकाली दल को या उसके पुराने वोटों को कम आंकू मानूंगा। समस्या अकाली दल की ये नहीं है कि उनके पास में पुराने कार्यकर्ता नहीं है या चेहरा नहीं है या कमिटमेंट नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, ये सब कुछ बतेरे पड़े हैं। अकालियों के साथ में दिक्कत बड़ी अजीब सी दूसरी आ रही है, वो ये कि उनके जो, जिसे आप पिरामिड में कहते हैं, बेस ऑफ द पिरामिड जट सिख, वो तो उनके पास में है, लेकिन जो एक विनिंग एंगल अकालियों का आता था, अगर आप कोई भी चुनाव उठाएं जिसमें अकालियों ने अच्छी जीत हासिल की सरकार बनाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं जो एनालाइज नहीं होता है वो है बीजेपी का योगदान। नहीं, वो लोग भूल जाते पता हैं, है। लोग भूल जाते हैं कि 40% हिंदू वोटर है वहां पे, 60% सिख है तो 40% हिंदू भी है। तो ये जो विनिंग एंगल बीजेपी के हिंदू मतदाताओं का लगता था, वो अकालियों के पास इस बार नहीं है, और इसलिए वो 25% के आसपास अपना बेस भले ही वोट कर ले जाए, जो उनका बेस वोट आप कह सकते हैं, लेकिन 25 के ऊपर 15% जो बीजेपी का पुल लग जाता था या हिंदू वोटर्स का पुल लगता था, जो 40% आपको विनिंग कॉम्बिनेशन में ले जाता है, वो पुल नहीं। और वो पुल दरअसल आप एक बात समझिए कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की रेटिंग और प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग सबसे खराब है पूरे भारत में। यानी आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग शायद तमिलनाडु और केरल में भी ज्यादा बेहतर होगी पंजाब से या बीजेपी की रेटिंग से। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये ना भूलें कि जो वोट है बीजेपी का पुराना, संघ वालों का पुराना, अब वो 5% है कि 2% है कि 10% है, ये हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि पिछले 30-35 साल से बीजेपी लड़ी केवल 20 सीट पर रही है वहां पे। मैक्सिमम 17 शायद मेरे 17, ख्याल से 18 एग्जैक्टली। तो पहली बार तो 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोर वोट नहीं है, और वो कोर वोट अगर उनको पड़ेगा, जो कि पिछली बार 11th आवर पे उन्होंने शिफ्ट किया था अमरिंदर सिंह को, क्योंकि हिंदू डर गए थे आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी कनेक्शन के चक्कर में कि भाई लोगों का कैंपेन हो गया और लोग हिंदू, काफी हिंदू ही नहीं, सिख भी। देखिए पंजाब में कोई 80 के दशक के उसमें नहीं जाना चाहता। ये गलतफहमी, अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि पंजाब में सिख खालिस्तानियों के सपोर्टर है, बहुत बड़ी गलतफहमी होगी उनकी ये समझने में। कोई भी 80 के दशक के आतंकवाद में वापस नहीं जाना चाहता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, कोई नहीं जाना चाहता। और एक पंजाबियत की वो है दिल्ली के खिलाफ हमेशा एक रिवॉल्यूशनरी तरीके से खड़े होने की। उस मौके में उनको अगर फार्म बिल मिल गया तो फार्म बिल पे वो खड़े हैं, जो भी उनको एक विरोध करने का मिलेगा जज्बा, वो खड़े जरूर होंगे। तो इसलिए ये सोचना कि सब कुछ वैसा ही है, खालिस्तानी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा सिर चढ़ के बोलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जट सिख राजनीति का पंजाब का जो केंद्र था, वो केंद्र ही
इसलिए इस बार मामला अप्रत्याशित हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी बढ़ सकता है। हमारे सर्वे में आज की तारीख का हम बता रहे हैं जी कि आज की तारीख में जो दिख रहा है वो हमने बताया, लेकिन 5 महीने में अगले पंजाब की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल। आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा जट सिख और वैसे भी बहुत वॉरियर कौम मानी जाती है, बहुत योद्धा माने जाते हैं, लेकिन क्या चन्नी उसमें सफल हो पाएंगे? चन्नी ने जिस तरीके से बैटिंग शुरू की है आते ही, और खास तौर से आला कमान के साथ भी उनकी पिंगी बहुत अच्छी हो रही है, सिद्धू किनारे हो गए हैं, चन्नी और भूपेश बघेल वहां पर राहुल और प्रियंका के साथ चले जाते हैं, जिसमें इनका नाम नहीं है नवजोत सिद्धू का, और इसी वजह से शायद उन्होंने अब वहां धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करने की थोड़ा सा अपना ये शुरू किया। लेकिन क्या चन्नी, सवाल ये है कि चन्नी कुछ और वर्ग को लाने में सफल होंगे? जैसे खास तौर से इस लिहाज से देखना होगा, वर्ग को लाने के मतलब जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा बिजली पानी हम फ्री करेंगे, तो चन्नी ने भी उसी की तरीके से एक दांव खेला है। उसी हिसाब से उद्योगपतियों को लेकर के अभी केजरीवाल कह रहे हैं, तो हो सकता है चन्नी भी आगे वो उसी तरीके से करे। एक वोटर का माइंडसेट होता है, जो आपने पहले भी इसका संकेत दिया था, कि जो डिलीवरी कर चुका होता है उसके साथ हो जाता है, जो वायदा करता है। अगर वायदे वाले के साथ जाता होता तो राहुल गांधी ने 72,000 रुपए देने की बात की थी, तो उसके साथ जाते, मोदी के 2,000 रुपए पे ना जाते, या तो मोदी के 6,000 पे नहीं जाते। वायदा से ज्यादा जो डिलीवरी कर चुका, तो क्या चन्नी अभी डिलीवरी करने के में कर सकेंगे थोड़ा बहुत, और वो जोड़ने में उनका लगता है आपको कि आपने लोगों ने से जो बात हुई उसमें लगता है कि वो उसमें सफल हो सकेंगे? देखिए, चन्नी सरप्राइज पैक होने वाले हैं कांग्रेस के लिए, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं। मुझे केवल और केवल दुविधा केवल एक ही जगह पे है कि क्या वो दलित वोट लाने के अलावा जट सिख वाला वोट अपने साथ में इंटैक्ट रख पाते हैं या नहीं। मुझे उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि सिंबलिज्म जो होता है ना, पावर का सिंबलिज्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है। आप जब हिल जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे ही सिंबलिज्म ऑफ पावर एक बार दलित राजनीति के ऊपर मायावती के साथ में गया, तो 20 साल वहां की राजनीति हिल गई पूरी। और ये जब तक कि 2014 में दलित वोट खिसक के बीजेपी की ओर, नॉन जाट ऑफ दलित गया, तब तक राजनीति वहां की पूरी हिली रही। उसी तरीके से पंजाब में ये एक लंबे राजनीतिक बदलाव की ओर अब ये जा रहा है। लंबे मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि पंजाब में जो दलित है वो भी कई किस्म में बटा हुआ है। मजहबी सिख अलग है, मजहबी सिख नॉन मजहबी अलग अलग है, ये है, सारे अलग हिंदू है। सिख अलग है। वो तो वो भी एक बड़ा खास तौर से आजकल बड़ा बताया जा फैक्टर रहा है है जी, धार्मिक ये वो बड़ा खास तौर फैक्टर से। है, हाँ, निस्संदेह बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो अपने हालिया इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में जब हम देखते हैं उस चीज को, मतलब मैं उत्तर प्रदेश बार बार इसलिए जाता हूं क्योंकि इससे पहले इकलौता बड़ा दलित मूवमेंट राजनीति में जो हमने देखा वो दरअसल यूपी का ही था। बिल्कुल उसके सही। अलावा कोई दलित मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में कोई ऐसा हुआ नहीं। मतलब जगजीवन राम जी का लोग कहते हैं, महाराष्ट्र लेकिन में या बाकी जगह मारा हाँ, थोड़ा बहुत। वो लिमिटेड था, लिमिटेड और पॉकेट्स में था। और चाहे हम वो अम्बेडकर जी से शुरू करें, चाहे वो जगजीवन राम पे आए, आरपीआई पे जाए, वो लिमिटेड था और मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह गया। लेकिन बड़ा दलित मूवमेंट जो था राजनीतिक, वो मायावती का था। ये दूसरा बड़ा दलित मूवमेंट हुआ है। और जब हमने मायावती के केस में देखा था, उस समय जाटव नॉन जाटव का विरोध तब भी वहां पे था यूपी में, लेकिन सारे दलित एक साथ होकर के मायावती के पीछे लग गए थे। उस तिलिस्म को टूटने में 15-20 साल लगे। तिलिस्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉन जाटव दलितों को जब लगा कि सत्ता में हमारी उतनी हिस्सेदारी नहीं है जितनी जाटवों की है, तो वो अलग। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले राउंड में पंजाब में भी एक राउंड सॉलिड कंसोलिडेशन शायद हो दलितों का चन्नी जी के लिए। लेकिन जैसे अब हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में 50 साल तक, 60 साल तक हमने जाट ओरिएंटेड, हरियाणा यानी जाट राजनीति का केंद्र यही माना जाता था ना। नॉन जाट पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ये तो बीजेपी के उबार और खट्टर साहब के आने के बाद में एकदम से हुआ। और इतनी अलोकप्रिय सरकार, अलोकप्रिय मुख्यमंत्री और खराब प्रदर्शन के बाद में भी दोबारा चुनाव में बनके जीती गए ना, केवल इसलिए क्योंकि नॉन जाट पोलराइजेशन हुआ।
उसी तरह पंजाब में जट सिख वाली पॉलिटिक्स का पीछे जाना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पंजाब की राजनीति में। और जब इतने बड़े टर्निंग पॉइंट होते हैं तो अकू जी उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। कहीं ना कहीं उस जिनके हाथ से सत्ता जाती है उन लोगों का भी एक बड़ा क्या कहते हैं रिएक्टिव तरीके का वो एक सामने आता है कई बार। तो चन्नी साहब उस रिएक्शन को कितना कंट्रोल कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी आने वाले समय में तो ये लगता है कि शायद विचित्र तरीके से आप ये पाएं कि सभी पार्टियां एकाएक प्रो हिंदू पॉलिटिक्स खेलें, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि अपने अपने हिस्से के अंदर तो सबने 25-25% पकड़ लिया है। जैसे अब ये 25-25% पकड़ने के बाद में 15% का एक फ्लोटिंग सबको दिख रहा है कि ये 15% हम ऐड करेंगे तो हम नैया पार हो जाएगी। तो ऑल ऑफ ए सडन अभी कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन आप अगले 1-2 महीने के अंदर देखेंगे, और ये आप लिख लीजिए कि नीचे के सुबुगाहट में आपको दिखाई देगा कि लोग एकाएक हिंदू नेता, हिंदू पॉलिटिक्स, उसको अपने साथ में हिंदू तबके को लाने की राजनीति अब पंजाब में खेलनी शुरू करेंगे। तो ये विनिंग फैक्टर जो है वो बिना कुछ बोले भी इस बार पंजाब की राजनीति में शायद हिंदू वोट एक इसी में पंजाब में एक सवाल और है। सिद्धू का एक विवादास्पद वीडियो आया जिसको लेकर के काफी अभी हाल में चीजें चल रही हैं। क्या ये भी लगता है कि कहीं वो मतलब हिट विकेट होने की ओर संकेत कर रहा है या क्या है? देखिए साहब एक बात बोले आपको हम, अगर खुदा न खास्ता फर्ज कीजिए सिद्धू साहब का उस दिन इस्तीफा राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया होता तो क्या होता? अभी तो मतलब वही हालत बीच में है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर अगर राहुल गांधी ने उस दिन इस्तीफा या स्वीकार कर लिया होता और एक्सेप्ट करके बोलते कि ठीक है साहब आप चले जाते हैं, तो न 3 में रहते न 13 में रहते। वो ठोको ताली जो है वो अलग ही अंदाज में हो गया होता। मेरा केवल ये कहना है कि कई बार नेताओं के साथ में ये स्थिति होती है कि वो खास तौर पे ऐसे नेता जो बड़ी पार्टियों के प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जिनके पास में कैडर बेस या पुराना संगठन वाली पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और वो इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि ये पार्टी का मूल तत्व मेरे साथ में है या बेस मेरे साथ में। कोई भी नेता दरअसल पिरामिड का बेस नहीं होता, वो उसका पिरामिड का ऊपरी विनिंग एंगल होता है। आप सिद्धू को छोड़िए, नरेंद्र मोदी बीजेपी के बेस नहीं है, नरेंद्र मोदी खुद स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी के पिरामिड का बेस संघ है, उसके कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी उसके विनिंग एंगल है। वो हम कोई भी मानेगा, खुद नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे कि वो बीजेपी के या संघ के बेस में नहीं है। तो जो सिद्धू साहब के साथ में समस्या है, सिद्धू साहब दरअसल ऊपर के टिप थे, उन्होंने गलतफहमी समझ ली कि वो बेस है। बेस वो कहीं से नहीं है, और इस बेस में ऊपर का टिप कांग्रेस ने लाके चन्नी साहब को लगा दिया जो कि इक्वली पोटेंट टिप है, उसके पास में उतना ही ट्रैक्शन एकदम से दिख रहा है। ऐसे में सिद्धू साहब ने दरअसल अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया। दुर्भाग्य से उनके जो चाहने वाले इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा सा नाराज भी हो जाए इस बात पे, लेकिन सच्चाई यही है कि सिद्धू साहब विनिंग टिप हो सकते थे, और वो विनिंग टिप अब चन्नी साहब भी आ गए, लेकिन सिद्धू साहब कांग्रेस का बेस नहीं है, और वो कांग्रेस का खुद को बेस समझने की गलतफहमी में उस गलतफहमी के शिकार। यशवंत जी, पंजाब का तो खैर मामला ऐसा है, जो ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है कि हम लोग 24 घंटे भी बात करें तो खत्म नहीं होगी। लेकिन अब जो अन्य राज्य हैं जहां, जिसमें यूपी सबसे बड़ा और जिसके लिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की भारतीय राजनीति चिंतित होगी, क्योंकि वहीं से अगला प्रधानमंत्री लाने की बात भी होगी, और उत्तराखंड है, गोवा है, यहाँ पर भी चुनाव होने हैं जहां पर सबकी साख लगी। लेकिन आपके सर्वे के हिसाब से वहां भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं होने जा रही है। उत्तराखंड में भी नहीं होने जा रही, गोवा में भी नहीं होने जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ी उभार पर है और उसने बिजली पानी के वायदों को कह रखा है। क्या इसकी वजह है? यूपी में आप क्लियर कट अभी भी जो बता रहे हैं वो है कि भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में पूरी तरीके से आगे चल रही है, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना लखीमपुर कांड और न जाने क्या क्या चीजें हो गई है, क्या वोट बैंक बिल्कुल एक तरफा है वहां पर?
यूपी में दरअसल पूरा पोलराइजेशन जो है ना राजनीतिक हो रखा है, मतलब प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी वाला। एंटी बीजेपी में स्वाभाविक सी बात है कि 4 कंटेंडर हैं, लेकिन अब वो बाइपोलर हो रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी का ग्राफ एक तरह से बढ़ रहा है, और पिछले सर्वे और इस सर्वे के मुकाबले में काफी बढ़ा है। अखिलेश का भी ग्राफ बढ़ा है, लेकिन उस ग्राफ को बढ़ने में और एक 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 छोटा सा छोटी समस्या है उनके लिए। समस्या ये है, उनके जो नंबर बढ़ रहे हैं वो अपोजिशन पार्टीज की कीमत पे बढ़ रहे हैं, मतलब बहुजन समाज पार्टी की कीमत पे बढ़ रहे हैं ज्यादातर। और मुस्लिम मतदाता जो है वो एक तरह से उनके पीछे अब लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है बाकी पार्टियों को वोट देना वो एक वोट की बर्बादी है। लेकिन अखिलेश यादव के या समाजवादी पार्टी के नंबर के बढ़ने में बीजेपी की ओर से सपा की ओर का स्विंग नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? यानी बीजेपी का जो 40% प्लस का नंबर था वो योगी वो का, वही वही है। पॉपुलैरिटी का है, वो वही है। अखिलेश या समाजवादी पार्टी ये बाकी बची हुई अपोजिशन पार्टी के वोट खींच रहे हैं। अब उसमें दिक्कत केवल यह है कि जो बीजेपी और सपा के बीच का गैप है वो 30% और 40% का गैप है। अब ये 10% का गैप पाटना, या तो वो 10% वोट अपनी ओर और खींचे, या बीजेपी को नीचे, बीजेपी नीचे आए। अब बीजेपी नीचे नहीं आ रही है, बीजेपी 40% के नीचे आ नहीं रही है। सपा को 30 से बढ़ के 40% जाना। अब 30 से 40 जाने के पीछे समस्या यह है कि उसको कांग्रेस को पूरा खाना होगा, उसे बहुजन समाज पार्टी को पूरा खाना होगा। बहुजन समाज पार्टी इस समय यूपी में मेल्टडाउन सिचुएशन में है। जो 15-1% उसके पास से वोट है वो प्योर जाटव, जो उनकी राजनीति का कोर वोट है, दलित, वो हाँ, वो कोर वोट वो जो है। कोर वोट उनके पास से बचा है। कांग्रेस के पास भी ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, 5-6%, 4% उसी के आसपास वो टिकती है। और कांग्रेस दरअसल सपा के लिए दिक्कत है। दिक्कत इन सेंस कि कांग्रेस का जब जब ग्राफ बढ़ता है तो वो, ऐसा लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण वोट काटेंगी प्रियंका तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। वो ये नहीं समझते कि कांग्रेस दरअसल केवल ब्राह्मण नहीं काटती। जब कांग्रेस उभरती है और ब्राह्मण जाते हैं तो ब्राह्मण के साथ में थोड़े बहुत मुसलमान भी जाते हैं, थोड़े बहुत दलित भी जाते हैं। तो कांग्रेस अकेले बीजेपी का काम नहीं लगाती, कांग्रेस दरअसल समाजवादी पार्टी को भी अपने लपेटे में ले लेती है। तो कांग्रेस का बढ़ना या प्रियंका गांधी का बढ़ना ये कोई समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा समाचार नहीं होगा। ये लोग गलतफहमी है लोगों की ये समझने में कि वो केवल बीजेपी को नुकसान करेंगे। तो अब ये सवाल ये है जी कि वो क्या ये 30-32% वाली ग्लास सीलिंग को तोड़ करके 36, 37, 38, 40% तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं? लड़ाई ये है। अभी तक जो हमको लग रहा है वो डिफॉल्ट गेम की लड़ाई लड़ रही। मुझे लग रहा है कि जो एंटी बीजेपी वोट है, वो जो अपने वोट बर्बाद नहीं करना चाहता, वो सपा को एज ए कंटेंडर देखता है, वो उनके साथ में लग रहा है। लेकिन ये डिफॉल्ट गेम की एक सीमा होती है। वो सीमा यह है कि आप घर में बैठे हुए हैं तो आप चाहते हैं कि जनता थाली सजा के आए, आपके घर में घंटी बजाए, अंदर आके पैर पकोड़े और आपके मुंह में अपने हाथ से खाना खिलाए। अब ये होता नहीं है राजनीति में, अमून अब नहीं होता। आपको जनता की थाली परोसी हुई खानी है तो आपको जाना पड़ेगा जनता के घर, उनके साथ बैठ के खाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र जो है वो सर्वे से थोड़े नाराज हो जाते हैं, अरे साहब आप जानते नहीं है, हम तो अब बहुमत में आ रहे हैं और बीजेपी का इतना नंबर नहीं है और ऐसा है वैसा है। और मैं केवल एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता। हम आप सभी पत्रकार जितने भी हैं, हमने सबने राजनीति देखी है उत्तर प्रदेश की 25-30 साल की, हालिया राजनीति भी देखें। कोई भी किसी भी तरफ के राजनीतिक विचारधारा का हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के लिए सबके मन में एक रेस्पेक्ट का भाव हमेशा रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के मित्रों से केवल एक सवाल पूछता हूं कि आप खुद ही बता दीजिए, नेताजी जितनी मेहनत करते थे, जितना घूमते थे, उसका कितना प्रतिशत अखिलेश यादव करते? अब नेताजी होते तो अब तक 2 बार यूपी का चक्कर 3 महीने में लगा लौट करके चुके घर पे होते। आ गए होते। नेताजी अगर होते तो इतनी खराब स्थिति में अब तक वो 300 सीट लाने की स्थिति में होते। तो इस सवाल का जवाब कोई समाजवादी पार्टी का दूसरा नेता दूसरा मुझे ये भी देने को होना तैयार जाने नहीं है। कितनी दफे यशवंत देशमुख से और आकुश श्रीवास्तव से मौका लगा करके और का चल रहा है वो वाला क्या सब चल कर रहा भी है लेते पूछ भी पूरा। चुके होते, वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से ये भी बात कर चुके होते कि हमें क्या और करना चाहिए। वो बिल्कुल जुड़े बिल्कुल। होते। तो ये एक डिस्कनेक्ट है। इस डिस्कनेक्ट को समाजवादी पार्टी जितनी जल्दी समझ ले वो उनके लिए अच्छा होगा, मतलब उनके शुभचिंतकों के लिए भी अच्छा होगा। एक डिस्कनेक्ट है।
तो फिलहाल वो 40% और 30% का जो 10% का गैप है, वो इलेक्टोरल गैप इतना बड़ा है कि भरपूर बताना नाराजगी, मुश्किल है। कि उसके मतलब बीजेपी की सीटें कम हो रही है। हमारे सर्वे में देखिए ना, समाजवादी पार्टी को हमारे सर्वे में लगभग 100 सीटों का जंप मिल रहा है। सौ जाए, हाँ कम जंप बिल्कुल। नहीं है, 100 सीटें बीजेपी की लगभग कम हो रही है, लेकिन 100 सीटों के कम होने के बाद में भी बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। इसको हम कैसे नकार करें? तो हम्म। बॉटम लाइन ये है कि आज की तारीख में कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीजेपी वापस फिलहाल उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती दिख रही है बहुत आराम से। मुझे इसमें कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ सीन नहीं बदला है, लेकिन सीन जो बदला है वो प्रियंका गांधी का अवतरण है, उनका झाड़ू लगाना है, उनका वहां गले लगना है। और उससे एक वो दूसरा जो सीन बदला है, जो बदलने की कोशिश की गई है, बताई गई है, वो है ब्राह्मण वोटों को लेकर के, जो बीच में योगी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था 6-8 महीने पहले। फिर वो उस पर पानी डाल दिया गया और वो खत्म हो गया। आपको क्या लगता है, ये दोनों अभियान कुछ किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को क्या सचमुच नुकसान पहुंचा पाएंगे? प्रियंका गांधी के तो बारे में आपने बता दिया, प्रियंका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, जो कुछ नुकसान पहुंचाएंगी वो समाजवादी पार्टी का करेंगी, क्योंकि वो उनके वोट काटेंगे। और कई लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि प्रियंका जो है वो स्पॉन्सर्ड है बीजेपी के लिए, जो ऐसा ये है भी होता कहना नहीं है चाहिए। राजनीति में, क्योंकि उनको अपनी जगह बनानी है। कांग्रेस को तो वहीं जूझना होगा, मरना होगा, वहां लड़ना होगा, और वो लड़ना। काम कर रही है, बढ़िया तरीके से कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण वोट वाला सवाल अभी भी है वहां उत्तर प्रदेश में, अब जब खास तौर से प्रधानमंत्री द्वारा कह दिया गया? और प्रियंका की भूमिका को लेकर के कि कुछ उलटफेर करने की बीजेपी के खिलाफ में वो स्थिति में है कि नहीं? देखिए, ब्राह्मण या अपर कास्ट मतदाताओं का उत्तर प्रदेश में एक टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी जो भी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करने वाले हैं वो समझ ले तो शायद उनको काम ही आएगी। फिलहाल हमने इतने सालों में ये देखा है कि ब्राह्मण वोट जब बीजेपी से नाराज होता है ना, तो वो घर बैठ जाता है। उनकी नाराजगी ये होती है, जाओ हम वोट डालने नहीं निकलेंगे। लेकिन वोट डालने नहीं निकलना ये एक अलग विषय है, और विरोधी को वोट दे आना ये एक अलग विषय है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण नाराज होगा तो वो घर बैठेगा, कोई समाजवादी पार्टी को वोट डालने नहीं जाएगा। ये मौलिक अंतर समझ लीजिए। और अब प्रियंका गांधी के उभार से बहुत अधिक होगा ब्राह्मण, अगर होगा तो घर नहीं बैठेगा, कांग्रेस को वोट चला जाएगा। तो कांग्रेस को वोट चला जाएगा, इससे समाजवादी पार्टी को क्या लाभ होने वाला है? अनलेस की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक अलायंस में है, और जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां ब्राह्मण कैंडिडेट दे, और पीछे लाइन लगा करके यादव और मुस्लिम मतदाता भी उनको सपोर्ट करें, तो बीजेपी को एक डेंट पड़ सकता है। लेकिन उस स्थिति तक नहीं अगर पहुंचती है बात, तो फिर तो अगर प्रियंका गांधी के बढ़ने से कांग्रेस के वोट, अभी जैसे हमारे सर्वे में 4.5-5% कुछ वोट आया उनका तकरीबन, वो 5% से बढ़कर 6%, 7%, 8%, 9% हो जाएगा। उतना भी अगर हो जाता है तो भी उसका सीटों पर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो 5-6-7 सीटें हैं, उन पहले थी 5 से 7 सीटें 7 सीटें। हैं, 10 बढ़ जाएंगी, 10-12 सीटें हो जाएंगी, उससे अधिक कोई अंतर नहीं पड़ना। तो अनलेस की कांग्रेस का उभार हो, और कांग्रेस सपा और जो अभी बसपा या छोटे दल और मिलकर के। राष्ट्रीय लोकदल के जो गठबंधन बना है उसके साथ में चुनाव लड़े, और चुनाव इसको जैसे नमक में स्वादानुसार कहते हैं ना टुकू जी, तो अपनी भूमिका अनुसार, मतलब बिहार की तरह ना लड़े कि साहब जी 70 जी, सीट लड़ेंगे 70 सीटें ले ली हैं आपने और कर कुछ नहीं पाए। हाँ, कि 70 कैंडिडेट नहीं है लेकिन हम 70 सीट लड़ेंगे। अगर बिहार में 35 सीट कांग्रेस लड़ती तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते बिहार में। वही उत्तर प्रदेश की स्थिति होगी कि कांग्रेस कहेगी कि हम तो साहब 100 सीट लड़ेंगे। अरे 100 सीट आप कहां से लड़ेंगे जब आपके पास में 50 सीट लड़ने की कैपेसिटी नहीं है? तो आप अपनी जितनी है स्थिति उसके हिसाब से टिकट मांगिए और लड़िए, तो आप बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा। राजनीति में जैसा आपने बोला, हर किसी को अपनी जगह बनानी है। कांग्रेस को लगता है कि उसकी एक बड़ी भूमिका है, प्रियंका को लगता है, राहुल को लगता है कि उनकी एक बड़ी भूमिका है, तो वो 403 सीट अगर पूरा लड़ेंगे उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं उत्तराखंड और गोवा। गोवा उत्तराखंड दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन वहां पर भी नंबर 2 पर कांग्रेस उत्तराखंड में अभी तक रही है। आगे की क्या स्थिति है कहा नहीं जा सकता है। गोवा में भी वही स्थिति है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ के वायदे कर रही है, अपनी
क्या वजह है आपके सर्वे में इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं दिख रहा है पुरानी सरकारों के प्रति, क्या वजह है? देखिए, सीधा सीधा वजह तो दरअसल विपक्षी वोटों का बंटवारा है। एक एक राज्य को ले लेते हैं, पहले गोवा लेते हैं, उत्तराखंड पे सबसे लास्ट में आएंगे क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति कुछ अलग ही है, विचित्र है। गोवा में पिछली बार लोगों ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए वोट दिया। 17 सीटें मिली थी कुल मिला, कुल मिलाकर के कांग्रेस को 17 मिली, बीजेपी को 13 मिली। 13 बीजेपी को 13 13, सीट। कांग्रेस को। हाँ। और गुस्सा इतना ज्यादा था बीजेपी से कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लोगों ने हरा दिया, बीजेपी के मुख्यमंत्री को लोगों ने हरा दिया। अब 17 सीट लेकर के जहां पे 20 सीट पे सरकार बनती है, कांग्रेस ने स्टेक भी क्लेम करने के लिए राजभवन नहीं गई। अब आप ये समझिए कि लोगों की नाराजगी आज की तारीख में बीजेपी से ज्यादा लोग कांग्रेस से नाराज हैं कि क्या फायदा, आपको तो वोट देते तो आप सरकार नहीं बनाना चाहते, आपको वोट देके हम क्या। दूसरा, आम आदमी पार्टी का वहां पे जो उभार है वो वोटों में बहुत तेजी से हुआ और पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी की वहां पर भी समस्या है कि चेहरा नहीं, अनलेस कि वो कोई सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करें, वो कंक्रीट ढंग से वो सीटों में तब्दील होता अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना तय है कि जैसे एक वोट कटवा वाली राजनीति होती है, नहीं, आम आदमी पार्टी गोवा में वोट कटवा वाली राजनीति से बहुत आगे जा चुकी है और हमारे सर्वे के हिसाब से वोटों में हमसे कम से कम अभी नंबर 2 पे चल रही है। लेकिन विपक्षी वोट का जब बंटवारा दो तरफ हो जाता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले, बीजेपी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उस लिहाज से केवल उनको यह करना है कि अपने सही कैंडिडेट दें, अगर हो सके तो एमजीपी को साथ में वापस ले आए, क्योंकि एमजीपी के भी नई नई करते हुए सेम हिंदूवादी पॉलिटिक्स के उनके अपने एक पुराने गोमांतक पॉलिटिक्स के वोट है 7-8-10%, वो साथ में आ जाएंगे तो बीजेपी का काम और भी आसान हो जाएगा। अगर एमजीपी आम आदमी पार्टी के साथ में आ जाती है तो बीजेपी के लिए दिक्कतें थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ करने लायक नहीं। तीसरा, वहां पे दखल अभी लेटेस्ट जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल के टीएमसी वहां पे दखल करने गई है। उन्होंने एक पुराने एक्स कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को जो है फिलहरी साहब को अपने यहां शामिल कर लिया, लेकिन फिलहरी साहब की खुद की रेटिंग 2-2.5% है। तो जितना अभी तक सर्वे में समझ में आ रहा है, टीएमसी वहां पे कुछ भी कर ले, टीएमसी वहां पे कोई सीरियस प्लेयर बनने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, 2-4% वोट काट लेगी तो वो जो वोट काटेगी वो भी कांग्रेस के ही हिस्से का काटेगी। तो कांग्रेस के लिए गोवा कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो ताकत लगाएगी, अगर वो कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले आती है, 5-6 सीट 8 सीट जो भी ले आती है, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाती है, पंजाब में जैसे पिछली बार आम आदमी पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गई, एक बड़ी खबर थी, गोवा में बन जाती है, तो ये तीसरा राज्य होगा जहां आम आदमी पार्टी एक सीरियस कंटेस्टेंट की तरह से उभर के सामने आएगी और इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे, असर पड़ेंगे। उत्तराखंड में क्या लग रहा है आपको? मतलब वहां तो जो नेता कांग्रेस के हैं हरीश रावत, उनका तो आलम, वो बेचारे अपना स्टेट अपनी जहां फुर्ती मिल रही है वहां नहीं बैठ रहे हैं, बिल्कुल गोवा वाला हिसाब किताब हो रहा है और उत्तराखंड पंजाब में जाकर के बहुत हाथ विचित्र जोड़ है। रहे हैं लोग। मैंने उत्तराखंड अंत में इसलिए बोला क्योंकि हमारे सर्वे में उत्तराखंड में नंबर 1 सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है, इसमें नंबर आता है हरीश रावत। हरीश रावत नंबर 1। मतलब बीजेपी के 2-3 नेताओं की रेटिंग जोड़ दीजिए, उनको जोड़ने के बाद में भी हरीश रावत उस पर भारी पड़ जाता है। अब यह स्थिति कुछ वैसी हो गई कि जहां बारात है वहां पे दूल्हा नहीं है, जहां दूल्हा है वहां बारात नहीं है। कांग्रेस के पास में बारात भी है और दूल्हा भी, लेकिन कांग्रेस ने अपने दूल्हे को पंजाबी बारात में नाचने के लिए भेज दिया कि तुम यहां पे रहोगे ही नहीं, अपनी बारात को छुड़वा दिया कि अपनी शादी में नहीं रहोगे, तुम तो पंजाब में जाओ और वहां नाचोगे। अब बताइए ऐसे कौन सी राजनीति चलती है कुछ। अगर कांग्रेस उत्तराखंड नहीं जीतती है हरीश रावत की इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, तो ये मेरे ख्याल से चुनावी इतिहास का एक अजूबा ही होगा, अजूबा, भयंकर अजूबा होगा कि ऐसी स्थिति हो जाए जहां पर नंबर 1 चीफ मिनिस्टर के लिए आपके पास में नेता मौजूद है, लेकिन आप उस नेता को किसी और राज्य में खपा दें और राज्य में सत्ता की थाली उठा करके बीजेपी को वापस दे दें। इसके अलावा और उत्तराखंड का मेरे पास में कोई एनालिसिस नहीं है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी उभर रही है, हमारे सर्वे में लगभग 10 से 15%
लगातार उनका वोट आ रहा है। और उन्होंने उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड इकलौता राज्य है अभी जहां आम आदमी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट दिया, ऑलरेडी दिया था, और उसका उनको लाभ मिला है क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को भी 10% 11% के आसपास रेटिंग आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आज उत्तराखंड में 10% करीब करीब मतदाता ऐसा हो गया है जो आम आदमी पार्टी को एक सीरियस कैंडिडेट की तरह वोट डालना चाहता है। लेकिन वो वोट कौन सा है? वो वोट वही है जो बीजेपी से नाराज वोट है, जो कायदे से कांग्रेस को शिफ्ट हो जाना चाहिए था, और वो कांग्रेस को न जाकर के आम आदमी पार्टी को जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी को क्यों जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस के नेता वहां प्रचार में नहीं है। प्रचार में क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे लोकप्रिय नेता हरीश रावत है। हरीश रावत को जब पंजाब से कांग्रेस फुर्सत देगी तब वो प्रचार उत्तराखंड में करेंगे। और अभी तक अक्कू भाई, अभी तक कांग्रेस ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है ऑफिशियली। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी विचित्र है कि दूल्हा है, बारात है, लेकिन दूल्हा पंजाब में नाच रहा है, उत्तराखंड में अपनी शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अजब हाल है। तो ऐसे में अब अगर बीजेपी दोबारा, क्योंकि बीजेपी वहां पर भी 40% के आसपास तो वोट पाई नहीं है, उससे नीचे उनका भी ग्राफ नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में मोदी की पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। और ये जो नया चीफ मिनिस्टर वहां पे बीजेपी ने तीसरा सीएम दिया, ये सीएम पॉपुलर नहीं है लेकिन ये अनपॉपुलर भी नहीं है। मतलब एक होता है ना, आलू किस्म का कैंडिडेट जब होता है कि किसी भी सब्जी में डाल दो चल जाता है, तो ये वो कैंडिडेट है जो अनपॉपुलर नहीं है। अनपॉपुलर नहीं है तो मोदी की पॉपुलैरिटी के साथ में वो साथ में आलू की तरह वो भी चल जाएगा। अगर अनलेस की कांग्रेस जागे और पूरी ताकत झोंके और हरीश रावत को सीएम कैंडिडेट घोषित करके और उनके पीछे अच्छे से लाइन पे लग जाए। अगर ये नहीं होता है तो उत्तराखंड मतलब एक ऐसी कहानी होगी जो जो अगले लंबे समय तक मैं भी उदाहरण में दूंगा, आप भी उदाहरण में देंगे। चलिए, ये तो अभी मुझे लगता है सिलसिला अगले 4-5 महीने चलता रहेगा और हम लोग बातचीत करते रहेंगे। फिर भी बड़े रोचक तथ्य सामने आते हैं जब भी आपसे बातचीत होती है। बहुत बहुत आभार देशमुख जी, आपने खास तौर से दूर देश से बातचीत की और इसमें बहुत कुछ गणित समझाने की का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ। बहुत बहुत ठीक है सर, थैंक यू।